Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our ninth lecture of the system integration and architecture. Or most probably our 10th lecture also covered this topic. In the previous lectures अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो सॉफ्टवेयर की इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, फिर उसको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, ये सारी यानी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, सारा कुछ गैदर करना, फिर उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, उसका लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने उसकी टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें उस पर टेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, वो क्वालिटी वाइज भी कंप्लीट होना चाहिए उसकी। At the end, in the last lecture, we discuss about the organizational context के different organizations के context क्या थे इससे related, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उससे रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या कॉन्टेक्ट थे, क्या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं और क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मैनेजिंग द सिस्टम, कि किस तरह हम अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इंटरनली भी एक्सटर्नली भी जितने भी ऑपरेशन हैं किस तरह वो परफॉर्म कर सकता है कम्प्लीटली, ठीक है, और किस तरह वो कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट का मतलब अपने ऑपरेशंस यूज़र और सिस्टम के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, यानी वो अपने ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? अच्छा, अभी तक आपकी 2 असाइनमेंट्स आप लोगों को हो चुकी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको थर्ड असाइनमेंट भी दे दूँगी। बेटा प्लीज़ असाइनमेंट करें, ठीक है। सारे सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स काम करना शुरू हो गए, लेकिन आपकी तरफ से मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर आप लोग ये देखें कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स लेंगे इसमें कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्कस करें, ग्रुप इसलिए बनाए हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरह कर रहे हैं, अगर उनको लेक्चर में इश्यूज आ रहे हैं तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी मुझे इनबॉक्स मैसेज करता है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आई एम बिज़ी नाउ या ये है, उसी वक्त मैं उसको उसकी क्वेरी, कभी ऐसा हो जाता है कि बिज़ी भी होता है बंदा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँ। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि वीडियोस लेक्चर के थ्रू इस तरह आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इस तरह एक अच्छा पैटर्न नहीं है स्टडी का, यस आई एग्री विद यू पीपल, वाकई में ये अच्छा पैटर्न नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा कहीं भी नहीं होता कि, लेकिन ये देखें कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारे लिए कोई और हल नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारे लिए यही बेटर हल है कि हम इसी तरह के लेक्चर्स आपको दें, लेकिन अगर आपको जब वो लेक्चर सुने आपको अगर 0% भी समझ आता ना तो आप डिस्कस करें, ग्रुप में आए, डिस्कशन करें कि अच्छा इस लेक्चर में ये था, इसका क्या है, वो सारी डिस्कशन हम कर सकते हैं, ठीक है। उससे रेलेवेंट में हम कोई वीडियो कॉल या दूसरी जूम कॉल कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग उसके लिए लेक्चर्स लें और ख़ास तौर पे आप रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, ओब्वियसली एक लेक्चर को बनाने में कोई 1 आवर लगता है, उसके बारे में मटेरियल लेना, उसके बारे में मटेरियल को समझना, ठीक है। जब एक टीचर ये नहीं होता कि अगर आपको पढ़ा रहा है उसको सारा नॉलेज होता है, ठीक है, बस उसके फटाक से उसके आगे टॉपिक रखा और वो उसको लेक्चर देना शुरू कर देगा, नहीं, उसको भी प्रेपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। वो टाइम लेता है, उसको प्रिपेयर करता है, फिर वीडियोस बनाते हैं, फिर इसको वीडियोस को हम अपलोड करते हैं, तो ये सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं हम, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी किस लिए कर रही है? आप लोगों के लिए, ताकि जो आपका टाइम है ये किल ना हो सके। आपके टाइम को किल करने से, बचाने से की वजह से वो ये सारी मेहनत कर रहे हैं, हम टीचर्स भी और आपकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट भी, ठीक है। तो अगर आप इसके बेनिफिट नहीं होंगे, आप इस बेनिफिट्स नहीं लेंगे, आप इसको नहीं लेक्चर कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो काइंडली प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को इसमें
कोई मज़ीद प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम यूनिवर्सिटी के बाद जब ईद के बाद जब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ओपन होगी तो हम देख लेंगे उसमें कि क्या इश्यूज़ हैं, हम उन टॉपिक को दोबारा से भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप कोई चीज़ का रिस्पॉन्स देंगे। जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर्स में, आपको समझ आ भी रहे हैं या आप ले भी नहीं रहे। और दूसरी बात रही असाइनमेंट्स की, कोई बच्चा असाइनमेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट की मुझे असाइनमेंट आई, सिर्फ एक स्टूडेंट की, तो इस तरह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बाकियों के 8 स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मैं तो बाकियों के 0 मार्क्स लगाऊंगी, सिर्फ एक, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक असाइनमेंट है, चेक करने में कोई इशू नहीं है, फ़ौरन से चेक करूँगी और मार्क्स आके भेज दूँगी। लेकिन आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो असाइनमेंट सेशनल मार्क्स तो जाएंगे ही, लेकिन आपकी अटेंडेंस भी 0 चली जाएगी। तो मैं नहीं चाह रही कि मेरे किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो। ये मेरे लिए भी एक बैड फील होगा कि भाई मेरे सब्जेक्ट में इस तरह स्टूडेंट्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो उनके सेशनल मार्क्स भी जा रहे हैं और अटेंडेंस भी मार्क्स जा रही है। तो प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ी सी अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप लोगों की चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप उन चीज़ों को करना सीख लेंगे। इस वजह से काइंडली आप लेक्चर्स लेना शुरू करें, लेक्चर्स लें, असाइनमेंट करें। अभी भी टाइम है, आप असाइनमेंट मुझे अब भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर मैं तो मार्क्स जो हैं वो 0 लगा के रिकॉर्ड जो है आगे फॉरवर्ड कर दूँगी एडमिन और दूसरों को, मैनेजमेंट को। तो वो फिर वो जाने या आप जाने, ऑब्वियसली लास्ट एक सोल्यूशन यही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स का इमेज किसी और के सामने ख़राब हो, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि हम फ्रेंडली वे में पढ़ें। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कुछ आप सीखें, कुछ मैं सीखूँ, कुछ हम मिलजुल के नया सीखें, बस यही एक कोशिश है। तो काइंडली इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग लेक्चर्स लेना शुरू करें। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले है द चेंजिंग सिस्टम। सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसमें सबसे पहले जो सिस्टम जब हम डेवलप करते हैं, सिस्टम की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो सिस्टम ऑपरेशनल फॉर्म में आता है, यानी उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने। जब सिस्टम की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो यही होता है ना कि वो ऑपरेशन बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्चुअल जो यूज़र का एक्चुअल जो प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, कि सारा काम कंप्लीट हो गया, अब उसकी मेंटेनेंस कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट मेंटेनेंस जो है किसी भी सिस्टम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग है, कि जो मेंटेनेंस है उतना डेवलपमेंट में टाइम नहीं लगता जितना मेंटेनेंस में आप किसी सिस्टम को मेंटेन करने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट तो आपने कर लिया, आपको पता है, लेकिन जब डेवलपमेंट के बाद कहीं प्रॉब्लम आ जाए ना, फिर उसको मेंटेन करना हो, वो बहुत प्रॉब्लम है। आपने समटाइम्स कोड किए होंगे 1000 लाइन का, जब आप कोड करते हैं ना, अगर आपने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए होंगे, तो जब वो क्रैश कर रहा होता है ना, साथ साथ तो एरर आप चेक करते हैं, लेकिन एंड पे जब वो क्रैश कर रहा होता है ना और आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्रैश कर कहाँ से रहा है, तब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने 1000 कोड लाइन्स का कोड मैंने 2000 लाइन का कोड लिख लिया है, तब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्रैश कहाँ कर रहा है। आप ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं उनको सॉल्व करने में, तो लेकिन 1 मिनट के लिए आप स्टक हो जाते हैं कि ये अब क्रैश कर रहा है तो मैं क्या देखूं, कहाँ से देखूं। तो किसी भी सिस्टम की मेंटेनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। वो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर डज नॉट डिग्रेड और रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस, कि सॉफ्टवेयर जो है एक पीरियोडिक में उसको डिफरेंट पीरियड्स बना लें कि ये वाला ऑपरेशन का पहले इसको मेंटेन किया जाए, फिर इस ऑपरेशन को, फिर इस ऑपरेशन को, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस कैन बी डिफ़िकल्ट, यस, ये तो मैंने बताया आपको कि जो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो डज नॉट डिग्रेड और रिक्वायर पीरियोडिक। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर लेवल पे उनको मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सॉफ्टवेयर लेवल पे, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं
वो कह रहे हैं डिफरेंट हैं वो जो हार्डवेयर से, इस वजह से वी कैन नॉट यूज़ हार्डवेयर एनालॉगीज सक्सेसफुली द वे वी कैन फॉर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हम हार्डवेयर वाली टेक्नोलॉजीज मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। हमें कुछ ऐसी ही मेंटेनेंस टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि सिस्टम में की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देयर आर 3 टाइप, जो सबसे ज़्यादा एक जो है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सबसे मेन जो चीज़ है, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ डैट कि सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स हैं आर बिल्ड टू इनकॉर्पोरेट चेंज, कि ये इनकॉर्पोरेट चेंज पे बिल्ड होते हैं, जबकि हार्डवेयर जो है ऐसा नहीं है, वो सिंपलेस्ट केसेस में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके अगर देखा जाए तो सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एस सिस्टम, पी सिस्टम एंड ई सिस्टम। सबसे पहले एस सिस्टम, फॉर्मली डिफाइंड डिराइवेबल फ्रॉम अ स्पेसिफिकेशन, जैसे मैट्रिक मैनिपुलेशन हो गई। एस सिस्टम कह रहे हैं कि कुछ सिस्टम जो होते हैं फॉर्मली डिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और उनको ड्राइवेबल भी किया जा सकता है, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशन को। लेकिन इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जब हम एंटायर सेट को के सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि वी मे आस्क अ बिल्ड अ सिस्टम टू परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन, कि अगर हमने कोई एडिशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या इन्वर्जन, कोई हमने कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसी विद इन द सर्टेन परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट, जो भी एक अभी परफॉर्म कर रहा है उसी में, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, कंप्लीटली डिफाइंड होगी और इसमें करेक्ट सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एस सिस्टम में कि सॉल्यूशन जो होता है वेल नोन होता है, ठीक है, और जो डेवलपर होता है उसको कंसर्न होता है, ये नहीं होता कि उसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन उसको करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो कि उसका सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट इम्प्लीमेंटेड, जो सॉल्यूशन है आपने जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है उसकी तरफ आए। मतलब इसमें ये है कि इसमें उसको सिर्फ रिस्पॉन्स रिजल्ट आंसर का नहीं होता। लेट्स सपोज आपने एडिशन का अगर ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको ये भी होता है कि इसने परफेक्ट वे में एडिशन की है, उसका सल्यूशन ठीक से, उसको सिर्फ इससे कंसर्न नहीं होता आंसर से, बल्कि उसको उसकी कंस्ट्रक्शन से भी से होता है कि इसका वे ऑफ सल्यूशन क्या है, ठीक है। आगे है पी सिस्टम। पी सिस्टम में वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बट रियल वर्ल्ड रिमेन स्टेबल। जैसे चेस प्रोग्राम हो गया, वो उसमें क्या कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वो हमेशा स्टेबल रहेगी। आपने देखा होगा एज अ कंप्यूटर साइंस कि आपने समटाइम्स एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन किया होगा। हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं यूजिंग ए सिस्टम और डेवलप करते हैं, ठीक है। लेकिन जो है पी सिस्टम है उसमें क्या करते हैं हम, लेट्स सपोज आपने एक चेस खेलनी है, ठीक है, उसमें उसके डिफरेंट रूल्स हैं, रूल्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली उसमें कहीं पर अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हर स्टेप के गेम में हम सॉल्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कौन सी मूव कहाँ पे जानी है, कौन सी नेक्स्ट मूव होगी है, ठीक है। ये सारी हमने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करनी होती है, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर हम रूल को फॉलो ना करें, यानी हम सॉल्यूशन को उस जाने के लिए उस रूल को फॉलो ना करें, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरी नहीं कर रहे, तो डेट इज़ अ पी सिस्टम। तो ये प्रैक्टिकली एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम में यूज़ होती है, ठीक है। इसका रियल वर्ड जो है वो हमारी वो स्टेबल ही रहेगी, ठीक है। आगे है ई सिस्टम। ई सिस्टम में वो कह रहे हैं एम्बेडेड इन द रियल वर्ल्ड एंड चेंजेस एज द वर्ल्ड डज, कि इसमें रियल वर्ल्ड भी चेंज होगी,
यानी हमारी जो एक्चुअल हम गेम खेल रहे हैं उससे रियल, हमारी जो रियल गेम है उसमें भी चेंजिंग आएगी। आगे तो हम सिर्फ रूल को वो कर रहे थे ना, इसमें हम एक्चुअल रियल वर्ड को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ई सिस्टम में अगर हम एस और पी सिस्टम कंसीडर करें तो उसमें रियल वर्ड की सिचुएशन जो होगी स्टेबल रहेगी, ठीक है। लेकिन ई सिस्टम में रियल वर्ड को चेंज होना पड़ेगा। दैट्स वाई ई सिस्टम इज वन डेट एम्बेडेड इन द रियल वर्ड, जो इसको रियल वर्ड में एम्बेड होती है, एंड चेंजेस एज वर्ड डज, और जो क्या करती है हमारी वर्ड को भी चेंज कर देती है, ठीक है। द सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें सारा एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं मॉडल्स बनाए थे जिसमें हम चेंजेस करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे जैसे उन्होंने एग्जांपल में लिखा सॉफ्टवेयर टू प्रिडिक्ट हाउ इकोनॉमी फंक्शन बट इकोनॉमी इज नॉट अ कम्प्लीटली अंडरस्टूड। यस, अगर आपके पास इकोनॉमी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फंक्शंस को, नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा थ्री टाइप्स है सिस्टम की, कौन कौन सी जब आप सिस्टम को डेवलप करते हैं तो किस किस चीज़ को आप एग्जामिन करते हैं, इन कैटेगरीज को एस, पी और ई में, ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान ये चीज़ें अकर होती हैं, तो आप इन दो चीज़ों को भी, ये चीज़ें भी आपके सिस्टम की डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं। आगे द चेंजिंग सिस्टम एज सिस्टम। अब ये देखें हमारे पास रियल वर्ड है, फिर प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट्स है। अब इसमें देखें यहाँ सिर्फ ई सिस्टम रियल वर्ड को चेंज कर रही थी, प्रॉब्लम आ रही है, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ रही है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब हो गई तो हमारे पास सिस्टम आ गया डेवलप, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो रियल वर्ड से अगर रिलेटेड है लेकिन आपकी रियल वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम, अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन जो है रियल वर्ड से ली जा रही है, तो रियल वर्ड जो है हमारी स्टेबल है, इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेबल रहेगी। और पी सिस्टम क्या होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉब्लम से आएगी। द सोल्यूशन प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन डेट इज कंपेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन, जो हमारा सोल्यूशन है वो प्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन, हम उसको अपनी प्रॉब्लम से कंपेयर करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारी सोल्यूशन से आई है क्या वही हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, उसी को हमने सॉल्व करना था। आगे है ई सिस्टम। इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड इट मॉडल द चेंजेबिलिटी डिपेंड ऑन इट्स रियल वर्ड कॉन्टेक्स्ट, कि हमारे रियल वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम रियल वर्ड है उसमें ये देखें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद आती है एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक नया हमारे पास है कि एक डायरेक्ट प्रॉब्लम जो है इसमें रियल वर्ड का कॉन्सेप्ट, रियल वर्ड के अंदर ही सब कुछ हो रहा है ई सिस्टम, इसी वजह से जब किसी चीज़ में आता है तो रियल वर्ड में आ जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद सिस्टम आता है और सिस्टम के बाद हमारे पास सोल्यूशन और सोल्यूशन से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे बिल्डअप हो रही हैं, रियल वर्ड में। इसमें रियल वर्ड उसका एक पार्ट था जो उसके साथ कनेक्ट हो रहा था, लेकिन ये सारा कुछ रियल वर्ड में हो रहा है। इस वजह से अगर हमारी चेंज होती है तो हमारी रियल वर्ड भी चेंज हो जाती है, ये आप डायग्राम में चेंज देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे द चेंजिंग सिस्टम चेंज ड्यूरिंग द सिस्टम लाइफ साइकिल, ठीक है। सिस्टम लाइफ साइकिल में चेंज क्या है कि एस सिस्टम अनचेंज्ड, ये भी उसकी पिछली प्रॉपर्टीज लिखे हैं। पी सिस्टम इंक्रीमेंटल चेंज एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन चेंजेस एज and discrepancies and omissions are identified। ई सिस्टम कॉन्स्टेंट है, जो एस सिस्टम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो पी सिस्टम है वो इंक्रीमेंटल, यानी हमेशा उसमें इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट की तरफ नहीं जाएगा। और जो ई सिस्टम है वो कांस्टेंट चेंज होता जाएगा, चाहे वो इंक्रीमेंटल हो चाहे वो डिक्रीमेंटल हो, ठीक है। तो इन तीनों के ये ड्यूरिंग द सिस्टम लाइफ साइकिल ये चेंज होते रहते हैं, क्लियर। आगे है एग्जाम्पल ऑफ चेंज ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसके दरमियान जो चेंजिंग्स आती हैं, एक्टिविटी फ्रॉम विच इनिशियल चेंज रिजल्ट और आर्टिफैक्ट्स रिक्वायर कॉन्सिक्वेंट चेंज, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यस, एक्टिविटी जो भी हम इनिशियल चेंजिंग्स के लिए करते हैं रिजल्ट के लिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट जो हमने गैदर की होती हैं, फिर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं,
जैसे डिफरेंट डायग्राम, यूएमएल डायग्राम होगी, ईआर डायग्राम होगी, उसका डिज़ाइन बनाया। फिर हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि हमने किस तरह प्रोग्राम करना है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। फिर हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, ये चीज़ें हमने पहले की हैं, इस वजह से मैं इसको गो थ्रू कर रही हूँ कि ये उन्हीं का सारी चीज़ें मिक्सअप है। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग, यस यूनिट टेस्टिंग हम करेंगे। सिस्टम यूनिट टेस्टिंग होता है जो हर ईच एंड एवरी पार्ट, जिसमें जो हमारे सिस्टम का सॉफ्टवेयर का ईच एंड एवरी पार्ट हो रहा होता है टेस्ट, उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। सिस्टम टेस्टिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था प्रीवियस। उसके बाद सिस्टम डिलीवरी, कि जहाँ पे सिस्टम होगा उसकी डिलीवरी करनी। आर्टिफैक्ट रिक्वायरिंग कॉन्सिक्वेंट चेंज में क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगी, ठीक है। आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, उसकी टेक्निकल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस होगा। फिर जो उसकी प्रोग्राम डिज़ाइन होगा उसकी स्पेसिफिकेशन देखी जाएंगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किसके अकॉर्डिंग उसका प्रोग्राम डिज़ाइन होगा। उसके बाद प्रोग्राम कोड, कि प्रोग्राम का कोड कौन कौन सा है, प्रोग्राम कोड करेंगे किस तरह की हमने कोड करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे। मैंने बताया कि हर सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है, ताकि आपके बाद या कोई भी उस सॉफ्टवेयर को चलाए तो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, उसको पता हो कि ये चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट हुई हैं और इसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, और इसमें कौन सी यूज़र फ्रेंडली चीज़ें हैं, सारी इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट प्लान्स, के टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए, जैसे उसके बाद टेस्ट की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। टेस्टिंग, हर टेस्ट की स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लेक्चर बचे तो हम लास्ट में इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करेंगे इसी सेमेस्टर में, कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स होती हैं टेस्ट प्लान्स में। फिर उसकी टेस्ट स्क्रिप्ट्स, जैसे यूनिट टेस्टिंग है उसकी टेस्ट प्लान करेंगे, उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। सिस्टम टेस्टिंग है तो उसके टेस्ट प्लान करेंगे, उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। और सिस्टम डिलीवरी में क्या करेंगे, उसकी यूज़र की डॉक्यूमेंटेशन होगी, ऑपरेटर की डॉक्यूमेंटेशन होगी, सिस्टम गाइड होगा, जितनी भी गाइडलाइन, आपको पता होगा कि आप कोई भी अगर कोई चीज़ खरीद के लाएँ तो उसकी गाइडलाइन होती है। इवन एक बैटरी भी आप खरीदे ना, उसकी भी गाइडलाइन बुक होती है, कौन सा बटन किसके लिए, कौन सी चीज़ किसके लिए, कहाँ पे इसको चार्ज लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। लैपटॉप की हर चीज़ की गाइडलाइन होती है, ठीक है। इवन अब तो सॉफ्टवेयर है उसकी गाइडलाइंस भी आ गई हैं, होती हैं उनकी गाइडलाइंस। तो इस वजह से उन्होंने लिखा है कि इसकी गाइडलाइन, सिस्टम गाइडलाइन होगी। प्रोग्रामर्स गाइड, के प्रोग्रामर्स की भी इसमें गाइड होगी। ट्रेनिंग क्लासेस के बारे में भी, कहाँ से इस तरह की ट्रेनिंग ली जा सकती है इसको सिस्टम को यूज़ करने के लिए, तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग के बारे में है, ठीक है। तो ये जो है चेंजेस ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट, कि हम सिस्टम को डेवलपमेंट के करते करते ये वाली चेंजेस कर सकते हैं। विल वी नीड मेंटेनेंस फेज, यस हमें मेंटेनेंस फेज की ज़रूरत है। इवन इफ़ बेस्ट प्रैक्टिस आर फॉलोड स्टिल नीड मेंटेनेंस। वो कह रहे हैं कि अगर किसी अच्छे से अच्छे बंदे ने भी इसकी प्रैक्टिस की है ना, लेकिन फिर भी हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ ई एंड पी सिस्टम। बिकॉज ऑफ ई एंड पी सिस्टम, ये 3 सिस्टम पढ़े थे हमने, उसमें ई और पी सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। एक तो इंक्रीमेंटल चेंज, एस सिस्टम तो चेंज ही ना होता, उसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये ई एंड पी चेंज होंगे तो ऑब्वियसली हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहीं भी कई चेंजेस ला सकते हैं, अपडेट जैसी होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर। जब ये चेंज होते रहेंगे तो हमारी क्या होगी, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आगे है डेवलपमेंट टाइम एज मेंटेनेंस टाइम। We can look the development and maintenance type for other projects to get an idea to how long we can expect the evolutionary phase to be, ठीक है। कि कोई भी अगर आपने सिस्टम बनाया है तो आप उसके देख के आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिसेंट सर्वे जो हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग 20% आज 80%, यानी डेवलपमेंट टाइम में 20% टाइम लगता है और बाकी का 80% उसको मेंटेन करने में लगता है। ये मैंने बताया ना कि मेंटेनेंस जो है वो सबसे टफ प्रॉब्लमेटिक थिंग है। तो हमारे पास 20% जो है वो डेवलपमेंट में टाइम लगता है, बाकी का 80% उसको मेंटेन करने में चला जाता है। हाउ मच चेंज वी कैन एक्सपेक्ट, कितना मेंटेनेंस के दौरान हम चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम एवोल्यूशन और सिस्टम डिक्लाइन, बेटर टू डिस्कार्ड एंड बिल्ड अ न्यू। अब वो बता रहे हैं कि आप बताएं कि ये बेटर है कि हम इसको डिस्कार्ड ही कर दें, बिल्ड न्यू करें। नो, उसके पे कॉस्ट, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी डायबिलिटी सब कुछ चेंज होगा।
उसकी सब कुछ हमें न्यू करना पड़ेगा। फिर क्या पता जब न्यू बनाए तो उसको मेंटेन करने में कम टाइम लगेगा। नो, तो हमें मेंटेनेंस का टाइम इतना ही रखना पड़ेगा बजाय से कि हम डेवलपमेंट को दोबारा से शुरू कर दें। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें जहन में रखनी पड़ेंगी, इस वजह से कि जो है ये सारी मेंटेनेंस में इतना टाइम लगता है। लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कह रहे हैं कि और मेंटेनेंस डिसीजन आर एडेड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपन टू सिस्टम ओवर टाइम, कि टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम जो होगा क्या सिस्टम में चेंजिंग्स आ रही हैं। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, रिसोर्सेज एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों में चेंज आता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। डिफरेंट लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है, उसमें कंटिन्यूइंग चेंज, फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्राम एवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में आ जाती हैं। ठीक है, वो आगे बहुत ज़्यादा डेप्थ डिटेल है जिसको हम बस एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे गो थ्रू करेंगे। अगर लास्ट की बात की जाए तो सबसे पहला जो लॉ है वो कहता है कि लार्ज सिस्टम जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उसको वो एक साथ कंप्लीट हो नहीं सकता। एक बहुत ह्यूज अगर सिस्टम है ना तो कभी भी उसका कोई ना कोई मायना, इवन 5% अगर पार्ट रह जिसका 5% पार्ट रह जाता है। सेकेंड लॉ कहता है कि लार्ज सिस्टम ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स अनलेस वी टेक एक्शन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम किसी लार्ज सिस्टम को करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हमें एक्शंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड लॉ जो कहता है वो कहता है कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है रेगुलर बिहेवियर जो है उसकी मैयर को रेगुलर बिहेवियर और उसकी मेजरमेंट को हम प्रेडिक्ट करते रहें ताकि कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। फोर्थ लॉ कहता है कि द फोर्थ लॉ कहता है कि देयर इज़ नो वाइल्ड और वाइड फ्लक्चुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट सच एज द प्रोडक्टिविटी, कि किसी भी प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए कि चेंज होती रहे। ठीक है, जो आपने डिसाइड कर ली वही एट द एंड होने चाहिए। क्लियर, आगे है डेवलपमेंट टाइम मेंटेनेंस टाइम, इसको देखेंगे। पारिख एंड विजिनटोज, ये दो साइंटिस्ट थे 1983 में, उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट टाइम 2 ईयर्स लगते हैं और मेंटेनेंस टाइम 5 to 6 ईयर्स। अगर आप एक सिस्टम को 2 साल में डेवलप करते हैं ना तो उसको मेंटेन करने में 5 से 6 साल लगेंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर आप ह्यूज सिस्टम बना रहे हो तो उसको डेवलप मेंटेन करते करते 5 से 6 साल लग जाएंगे। ठीक है, आगे फिजेटसेट एंड हैमलेन ने 1979 में कहा था 39% ऑफ एफर्ट इन डेवलपमेंट एंड 61% ऑफ एफर्ट इन मेंटेनेंस। आगे 80-20 रूल था, उसमें वो कह रहे हैं कि 20% एफर्ट डेवलपमेंट में और 80% एफर्ट इन मेंटेनेंस में। सिस्टम एवोल्यूशन अस डिक्लाइन, अब सिस्टम एवोल्यूशन और डिक्लाइन में देखते हैं कि सिस्टम एवोल्यूशन और डिक्लाइन में क्या डिफरेंस है। सिस्टम एवोल्यूशन और सिस्टम डिक्लाइन में कह रहे हैं इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस टू हाई। जब हम किसी सिस्टम की को सिग्निफिकेंस को जब हमें ज़रूरत होती है ना तो हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको अगर वो नहीं मेंटेन हो रहा तो उसको डिस्कार्ड करें पुराने वाले को और न्यू बिल्ड करें। ठीक है, तो उसके लिए सेवरल ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। वो कह रहे हैं इन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस टू हाई, अगर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हुई, इज़ द सिस्टम रिलायबिलिटी अनएक्सेप्टेबल, अगर उस सिस्टम की कि किस नोयत पे हम पिछले को डिस्कार्ड कर सकते हैं और न्यू को बना सकते हैं। कैन द सिस्टम नो लॉन्गर अडेप्ट टू फर्दर चेंज एंड विद इन द रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, कि इसमें मज़ीद चेंज नहीं हो सकती और मेंटेन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको रीजनेबल अमाउंट में चेंज कर सकते हैं। इस सिस्टम परफॉर्मेंस स्टिल बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड कंस्ट्रेंट्स, आर सिस्टम फंक्शंस ऑफ लिमिट यूजफुलनेस, कैन अदर सिस्टम डू द सेम जॉब बेटर फास्टर और चीपर, कि दूसरा सिस्टम जो होगा वो इससे बेहतर करेगा, तेज़ होगा, इससे फास्टर होगा और चीपर होगा, कम कॉस्ट में हो सकता है।
इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द हार्डवेयर ग्रेट इनफ टू जस्टिफाई रिप्लेसिंग इट विद चीपर न्यूअर हार्डवेयर, कि अगर हम इसका हार्डवेयर चेंज करें तो ये सारी जो हैं वो इससे रिप्लेस करेगा, तो जो न्यू होगा वो काफ़ी होगा, ठीक है, लेस कॉस्ट में होगा। इसका एक ही पॉजिटिव आंसर है तमाम क्वेश्चंस का कि हम न्यू सिस्टम को ओल्ड सिस्टम से रिप्लेस करें। जो एंटायर सिस्टम कॉस्ट होगी वो हम उसकी मेंटेनेंस में लगा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम इसकी क्या करें, लाइफ साइकिल कॉस्ट कर दें, ठीक है। उसको क्या करें, रिटायरमेंट कॉस्ट में, यानी इसको रिवाइज करें, उसको न्यू सिस्टम में चेंज करें। कुछ जो चीज़ें हैं उसकी रीबिल्ड करें, कुछ को रिप्लेस करें और कुछ की वही वाली यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये है सिस्टम एवोल्यूशन और सिस्टम डिक्लाइन, कि एवोल्यूशन या बिल्कुल डिक्लाइन कर दें या एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन में कुछ उसमें चेंजेस लाएं और कुछ प्रीवियस को चेंज करके उसको रिवाइज करें और न्यू सिस्टम बना लें, ठीक है। आगे लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के कौन कौन से लॉज हैं। आगे मैंने कंटिन्यूइंग चेंज लीड्स टू लेस यूटिलिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्राम एवोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी। ये डिफरेंट लॉज हैं जिसके बारे में मैंने आगे डिस्कस की थी। वो ये डिफरेंट सिस्टम एवोल्यूशन लॉज में यूज होते हैं। कंटिन्यूइंग में लीड और लेस यूटिलिटी, कि इसमें लेस यूटिलिटी हो, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहा है आपका, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ठीक है आपका। तो आप उसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो वर्क होगा मेंटेन होना वो रिड्यूस हो जाएगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्राम एवोल्यूशन में कह रहा है प्रोग्राम ओबेज स्टैटिस्टिकली डिटरमिन्ड ट्रेंड एंड इन्वेरिएंट, कि जो आपका प्रोग्राम है उसकी मेजरमेंट है वो ग्लोबली प्रोजेक्ट और सिस्टम के एट्रीब्यूट्स जो हैं, सेल्फ जो आपकी रेगुलेटरी है वो सारी जो है इन्वेरिएंट हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। आगे कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, ग्लोबल एक्टिविटी रेट इज इन्वेरिएंट, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ग्लोबली तौर पे वो भी चेंज हो रही हैं। कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी रिलीज कंटेंट, उसकी चेंजिंग्स उसमें इन्वेरिएंट जो आ रही हैं, ये सारे जो हैं ये आपके जब आप किसी सिस्टम को रिवाइज कर रहे होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, कि या तो आप उसके किसी स्ट्रक्चर को चेंज करें, या उसमें जो ग्लोबली चेंज करें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या उसमें कुछ प्रोग्राम को चेंज करें। तो ये इन लॉ, यूजिंग इन लॉज को हम एवोल्यूशन चेंज कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो डिक्लाइन करते हैं या एवोल्यूशन, यानी रिवाइज करें, कुछ को मेंटेन करें, कुछ को चेंज करें और कुछ को दोबारा से रीबिल्ड करें। आगे है द चेंजिंग सिस्टम, सेल्स सर्विस नेगोशिएशन सिस्टम SSNS, वो कह रहे हैं रिप्लेस 3 लेगेसी सिस्टम, द गोल ऑफ द सिस्टम चेंज फ्रॉम ऑर्डर टेकिंग टू नीड बेस्ड सेल्स, रिप्लेस आर्किक कमांड विद प्लेन इंग्लिश, कि जो आपकी डिफरेंट वो है डिफरेंट कमांड्स हैं उसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करें। ओरिजिनली रिटन इन, अगर आपने C या C++ में कोड किया है तो उसको दोबारा से मॉडिफाई करके जावा में कंप्लीट करें, ठीक है। रिप्लेस 3 लेगेसी सिस्टम है कि उसकी जो सिस्टम यानी उसकी मेंटेनेंस में या उसकी जो चीज़ों में फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें 3 फंक्शनैलिटीज़ में चेंज करें, ठीक है, यानी उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें चेंज करें, ठीक है। आगे द गोल ऑफ सिस्टम चेंज फ्रॉम ऑर्डर टेकिंग टू नीड बेस्ड सेल, कि जिन चीज़ों की ऑर्डर हुए हैं लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को हम फोकस करें। क्लियर। द नेचर ऑफ मेंटेनेंस, टाइप ऑफ अब टाइप ऑफ मेंटेनेंस में क्या होगा, 4 चीज़ें हैं, करेक्टिव कि करेक्ट होनी चाहिए, अडेप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंशन। करेक्टिव मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर डे टू डे फंक्शन, जो हमारे रोज़ के रोज़ फंक्शन है उसमें जो चेंज है उसको कंट्रोल किया जाए। सेकंड जो मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर सिस्टम मॉडिफिकेशन, के उसको सिस्टम मॉडिफिकेशन जो हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। परफेक्टिव जो हमारे एग्जिस्टिंग फंक्शन है उनको परफेक्ट बनाया जाए, यानी वो अपने रिजल्ट्स अपने ऑपरेशंस कंप्लीटली परफॉर्म कर सकें। प्रिवेंटिव में है प्रिवेंटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस फ्रॉम डिग्रेड और अनएक्सेप्टेबल लेवल,
कि जो एक प्रिवेंटिंग लेवल है, उसको किसी अगर परफॉर्मेंस में वो डिग्रेड हो रहे हैं या अनएक्सेप्टेबल हो रहे हैं तो उसको उससे बचाया जाए, उसको चेंज किया जाए या उसको प्रिवेंट किया जाए कि वो नेक्स्ट टाइम ना हो। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना था, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।